मैक्स एक खाली और बंजर भूमि से होकर गुजरता है। अपने ड्राइविंग कौशल के बावजूद मैक्स को युद्ध के लड़कों के एक समूह द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे इमोर्टल जोई द्वारा ले जाया जाता है। जोई हजारों युद्ध के लड़कों को नियंत्रित करता है और भूखे और आधे अधूरे इंसानों के एक गांव की अध्यक्षता भी करता है। जोई एक लाइफ सूट पहनकर जीवित रहता है। जोई उसकी आंखों को छोड़कर उसके शरीर के हर हिस्से को ढांकता है और वह अपने लोगों को पानी देकर अपनी उदारता दिखाता है। पानी इस दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। वह भगवान की तरह बारिश करवाता है। फ्यूरियोसा एक खतरनाक महिला है जिसके पास रोबोटिक हाथ है। फ्यूरियोसा एक स्टीयरिंग व्हील के साथ घूमती है। यहाँ हर कोई अपने स्टीयरिंग व्हील के साथ घूमता है। फ्यूरियोसा अपने बॉस के कहने पर गोला बारूद लेने के लिए युद्ध के लड़कों को गैस्टाउन और बुलेट फार्म की ओर ले जा रही है, लेकिन उसकी योजना कुछ और ही है। गैस्टाउन या बुलेट फार्म जाने के बजाय वह इमोर्टल जोई के आदेशों की अवहेलना करते हुए पूर्व की ओर दुश्मन के इलाके की तरफ चली जाती है। वह बूढ़े आदमी की पत्नियों को अपने साथ ले जा रही है। वे फ्यूरियोसा के साथ भागने का विकल्प चुनती हैं, जो उन्हें ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती है। स्वाभाविक रूप से इससे बूढ़ा आदमी क्रोधित हो जाता है। सबसे अच्छे युद्ध के लड़कों को फ्यूरियोसा को खोजने के लिए भेजा जाता है और यहाँ तक कि गैस्टाउन और बुलेट फार्म को भी मदद के लिए बुलाया जाता है। मैक्स जोई की जेल में फंसा हुआ है। वह मुश्किल समय से गुजर रहा है। कमर से ऊपर तक बंधा हुआ है। वह नक्स के बगल में बंधा हुआ है, जो एक युद्ध का लड़का है। वह बीमार है और जल्द ही मर सकता है। हालांकि जब नक्स को फ्यूरियोसा के आरोप के बारे में पता चलता है तो वह युद्ध के लिए उत्सुक हो जाता है और युद्ध के लड़कों में शामिल होने के लिए कहता है। मैक्स को नक्स का ब्लड बैग बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि उसके पास उनके कार्य में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। युद्ध के लड़के युद्ध और रक्त के भूखे एक लाइव रॉक बैंड के साथ सड़क पर निकलते हैं। इमोर्टल जोई अपने बच्चों के साथ पीछा करने में शामिल हो जाता है, जो उसके जैसे ही खतरनाक दिखते हैं। अब 2 गुट उग्र हो गए हैं, जिनमें फ्यूरियोसा भी शामिल है। पहला जोई और उसके युद्ध के लड़के हैं और दूसरा रूसी बोलने वाले पुरुषों का एक समूह है। जोई से बचने के लिए फ्यूरियोसा दुश्मन के इलाके में गाड़ी चलाती है। फ्यूरियोसा और बजर्स के बीच एक गंदा युद्ध शुरू होता है, लेकिन फ्यूरियोसा को मजा आता है। वह गोलियों से बजर्स को नष्ट कर देती है। जोई के युद्ध के लड़कों को बजर्स के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने में ज्यादा समय नहीं लगता है और यहीं पर फ्यूरियोसा और मैक्स पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। ये पल एक प्रेम कहानी की शुरुआत जैसा लगता है, लेकिन ये प्रेम कहानी जल्दी ही अगले युद्ध से बाधित हो जाती है। फ्यूरियोसा शायद जोई और उसके युद्ध के लड़कों जितनी शक्तिशाली न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उनसे ज्यादा चतुर है। वह रेत के तूफान में गाड़ी चलाती है, उम्मीद करती है कि इससे उसका पीछा करने वाले विचलित हो जाएंगे, और ऐसा होता भी है, सिवाय महत्वाकांक्षी नक्स के, जो उसकी जान लेने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। लेकिन नक्स जीत नहीं पाता। उसका गुस्सा और खून की प्यास उसे मैक्स को खोने का कारण बनती है, जो फ्यूरियोसा के रिक को नक्स से बचा लेता है। बाद में मैक्स उसे रिक की मरम्मत करते हुए पाता है। यहाँ हम पहली बार पत्नियों को देखते हैं और यह भी पता चलता है कि उनमें से एक इमोर्टल जो के बच्चे से गर्भवती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वह अपने ब्रीडर्स को वापस पाने के लिए कुछ भी करेगा। मैक्स को फ्यूरियोसा और फ्यूरियोसा को मैक्स पसंद नहीं है। आखिरकार उन्हें एहसास होता है कि वे एक ही चीज चाहते हैं। मैक्स उससे रिक चुरा लेता है और फ्यूरियोसा और महिलाओं को अपने साथ जाने की अनुमति देता है। और सबसे अहम बात, नक्स मरा नहीं है। वह फिर से हमला करता है और फ्यूरियोसा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह इन दोनों के सामने बहुत कमजोर है। उसी समय गैस्टाउन से जोई की टीम में और भी सैनिक शामिल हो गए हैं, जिनमें सबसे खतरनाक है पीपल ईटर, और वह काफी डरावना लग रहा है। उसकी असली नाक की जगह लोहे की नाक है। अब फ्यूरियोसा के साथ मैक्स इमोर्टल जोई की पत्नियों के साथ रेगिस्तान में सवारी करता है। थोड़ी देर बाद वे बाइकर्स के एक गिरोह द्वारा नियंत्रित एक घाटी में पहुंचते हैं। इस छोटे से साहसिक कार्य से पहले फ्यूरियोसा ने एक सौदा किया कि वह बिना किसी बाधा के वहां से उसे निकलने देंगे और बदले में वह उन्हें 3000 गैलन ईंधन देगी। लेकिन बाइकर्स इस बात से सहमत नहीं है। उनका तर्क है कि उन्हें उम्मीद थी कि उसका पीछा करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा दल होगा। वे समझौते के अनुसार उसे लगभग जाने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन जब जोई अपने साथियों के साथ आता है तो सब कुछ बदल जाता है। बाइकर्स फ्यूरियोसा और मैक्स के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं, जबकि जोई और उसके युद्ध के लड़के उनके पीछे पीछे चलते हैं। मैक्स की टीम बाइकर्स को हरा देती है, जिससे जोई उसके और करीब आ जाता है।
जैसे ही वह करीब आता है, वह नक्स को फिर से रिग में घुसने का आदेश देता है और पिछली बार की तरह ही मैक्स और फ्यूरियोसा नक्स को अच्छी तरह से पीटते हैं। लेकिन फिर एक बड़ी त्रासदी घटती है। गर्भवती पत्नी अनकारा पीछा करते समय गाड़ी से गिर जाती है। कोई उसे बचाने के लिए गाड़ी मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही पलट जाता है। इमोटन जोई पहले से ही नाराज है और अपने हाथ में फ्यूरियोसा की खोपड़ी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर कोई अनकारा की दुखद मौत से दुखी है। मैक्स पूछता है कि ग्रीन प्लेस के बारे में क्या खास है। वह कहती है कि यह एक ऐसी जगह है जिसके बारे में उसने बचपन में सुना था और यह पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। कुछ ही सेकंड बाद पत्नियों में से एक कैपेबल नक्स को रिग के पीछे पाती है, जो अपनी विफलता से निराश है। वह उसे सांत्वना देती है और हम नक्स को पहली बार भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए देखते हैं। यह थोड़ा सुंदर लगता है। युद्ध फिर से शुरू होने से पहले कुछ पल के लिए शांति होती है। इस बार फ्यूरियोसा और मैक्स और आश्चर्यजनक रूप से नक्स, जो अब टीम का हिस्सा है, दलदली जमीन में लगाए गए माइंस के साथ जोई और उसकी सेना पर हावी हो जाते हैं। जबकि जोई को रुकने और अपने अजन्मे बच्चे की मौत का शोक मनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बुलेट फार्म से उसके सहयोगी उसकी ओर से कार्यभार संभालते हैं। जोई के युद्ध के लड़कों की तुलना में निश्चित रूप से अधिक चतुर। बुलेट फार्म सेना को हराने के लिए भारी मात्रा में बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। एक खतरनाक युद्ध और गोलीबारी के बाद जो किसी को भी डराने के लिए काफी है, फ्यूरियोसा ने एक गोली सरदार पर दाग दी, जिससे वह देखने में असमर्थ हो गया। मैक्स बुलेट फार्म सेना का सामना करने का फैसला करता है और अपने शातिर दिमाग से अकेले ही उन्हें परास्त कर देता है। वह गोलियों और बंदूकों के साथ शानदार ढंग से लौटता है। दलदल की सवारी और गोलीबारी की एक गहन रात के बाद सुबह एक नई उम्मीद के साथ आती है, लेकिन यह उम्मीद जल्दी ही टूट जाती है जब समूह एक अजीब महिला से मिलता है। फ्यूरियोसा से बात करने के बाद इस महिला को पता चलता है कि फ्यूरियोसा उसके कबीले की एक खोई हुई बच्ची है, जिसका बचपन में अपहरण कर लिया गया था। हालांकि ये दुखद लग सकता है, लेकिन ये बुरी खबर नहीं है। बुरी खबर यह है कि ग्रीन प्लेस मौजूद है, लेकिन यह अब रहने लायक नहीं है। महिलाएं, जिन्हें माताएं कहा जाता है, कहती है कि जब पानी जहरीला हो गया तो कौवों ने हरी जगह पर कब्जा कर लिया। वह आगे कहती है कि बाकी सभी माताएं मर चुकी हैं और वे ही बची हैं। इसका मतलब है कि पत्नियों सहित समूह को एक नया घर तलाशना होगा। वे रिग को छोड़कर मोटरसाइकिलों के साथ रेगिस्तान में और अंदर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन सौभाग्य से मैक्स के पास एक विचार है। वह समूह को बताता है कि सबसे अच्छा विकल्प गढ़ में वापस जाना है। ये निश्चित रूप से एक पागल योजना की तरह लगता है, लेकिन मैक्स काफी आश्वस्त है और वह फ्यूरियोसा सहित सभी को अपने पक्ष में करने में कामयाब होता है। स्वाभाविक रूप से समूह वापस लौटते समय जोई और उसके युद्ध के लड़कों से मिलता है। समूह और लड़कों के बीच एक और युद्ध होता है, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग हताहत होते हैं। दुर्भाग्य से फ्यूरियोसा भी बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। इस लंबी लड़ाई के अंत में फ्यूरियोसा की जनजातियों की कई महिलाएं जोई और उसके युद्ध के लड़कों के हाथों मर जाती हैं, जबकि जो का पहला बेटा रिक्टस नक्स द्वारा मारा जाता है, जो अंततः अपने जीवन का बलिदान दे देता है। दिन के अंत में इमोटन जोई भी मरते हुए फ्यूरियोसा का चेहरा देखता है। आखिरकार वे जोई की कार में वापस गढ़ में जाते हैं। युद्ध जीतने के बाद फ्यूरियोसा गिर जाती है, उसका शरीर खून से खाली हो जाता है। लेकिन यहीं से प्रेम कहानी आगे बढ़ती है। शूरवीर की तरह मैक्स ने अपना खून उसके शरीर में डाला, जिससे वह फिर से जीवित हो गई। गढ़ में लोग आखिरकार खुश हैं कि इमोटन जोई मर चुका है। अंत में लोग फ्यूरियोसा और अन्य महिलाओं के लिए जयकार करते हैं, लेकिन मैक्स को नेता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह फ्यूरियोसा को देखता है और चला जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।